बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 8 फरवरी 2025 है और आप रात के टाइम मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान के अंदर तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, इस वक्त नताइज को बदला जा रहा था। सारा दिन पाकिस्तान की आवाम को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी मर्ज़ी से वोट डाला, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को वोट डाला। लेकिन शाम होने के बाद जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 180 नशस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी। मैंने आपको लगभग 11 बजे के करीब रिपोर्ट किया था। 11 से 12 बजे के बीच में मैंने एक वीलॉग किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था 8 तारीख की रात को, ठीक एक साल पहले, कि अब तक की जो इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के सारे नेशनल टीवी पे चल रही है, कि 179 सीटों के ऊपर 179 नशस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। और अब नताइज रोक दिए गए हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि पूरी कौम का मैंडेट जो है वो बूटों तले रोन दिया गया। इसमें कौन कौन जिम्मेदार था? देखें, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना था। लेकिन उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, बल्कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि उन्होंने दबाव डाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और उनके दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही किया जो उन्हें हुक्म दिया गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत पहले से इमरान खान साहब ये कहते रहे कि वो एक टाउट है। अभी भी इमरान खान साहब उसको एक टाउट कहकर बुलाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर नाचने वाला बंदर है। खान साहब ये कहते हैं। अब वो उसने साबित भी किया, उसने कौम का मैंडेट छीन कर ये साबित भी किया। ये हुआ किस तरह? देखिए, इसके अंदर जाली फॉर्म 47 जारी किए गए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को बनाया गया था आरओज, रिटर्निंग अफसरान जिनको बनाया गया था, जिन्होंने नताइज मुरतब करने थे, वो आरओज थे। पोलिंग स्टेशन से नताइज कुछ और आ रहे थे, वहाँ से जो असली फॉर्म 45 आ रहे थे उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये नताइज पहुँचते थे आरओ के दफ्तर में, तो वहाँ पे जब फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 मुरतब किया जाता है, यानी होता यह है, मिसाल के तौर पे एक हलके में 400 पोलिंग स्टेशन हैं। उन 400 पोलिंग स्टेशन में से 400 फॉर्म 45 आएंगे। उन 400 फॉर्म 45 के नतीजे में एक फॉर्म 47 बनेगा और पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन हुआ यह है कि जो फॉर्म 45 आए 400 हलकों में से, उनके मुताबिक फैसला नहीं बनाया गया, बल्कि जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, जिसमें मनपसंद उम्मीदवार जितवा दिए गए। ये अब करैक्टर आ गया आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी, आरओस का भी आ गया, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व हो गई। फिर पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने नताइज लेने के लिए डट गए और पहुंचे, वहां पे पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर टॉर्चर किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें वहां से भगाया। तो एक किरदार इनका भी आ गया। उसके बाद अदलिया का रोल, जो है वो पहले दिन से था। कादी फायद ईसा ने सहूलतकारी की थी। कादी फायद ईसा साहब ने पहले इंतखाबी निशान छीना, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इनको एक रैली करने की, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं थी, झंडा उठाने की इजाज़त नहीं थी पीटीआई का। और इसके बावजूद लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर वोट डाले। अब ये अदलिया का एक कसूर था कि अदलिया ने बाद में इसके ऊपर फैसले नहीं किए। यानी ये मामला बाद में अदलिया में जाना था ना, अदलिया ने इंसाफ दिया ही नहीं। आज एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान का जाली इलेक्शन वहीं पे खड़ा है और एक जाली हुकूमत बैठी हुई है, वो जाली तरह के फैसले कर रही है। ये एक साल गुजरने के बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि यौम स्याह मनाया जाएगा। जब उन्होंने अनाउंस किया तो फिर सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। दोबारा से गिरफ्तारियाँ, छापे, रस्ते बंद, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ करके इन्होंने देखा। लेकिन इसके बावजूद आज के दिन की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैं आपको ये कहूँ कि पंजाब ने तबाहियाँ फेर दी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जब तक पंजाब के अंदर फस्तायत जारी रहेगी, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उन्होंने बहुत मार खा के दिखाई है, बड़ी उन्होंने रेजिलियंस शो की है, बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही है, ये एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद वो एक सियासी जमात है, अस्करी जमात नहीं है। तो जब आप रियासत और हथियार लेकर आते हैं तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि तसादुम से गुरेज करें, और ये इससे फ़ायदा उठाना चाहिए रियासत को, कि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन लोगों ने ये कोशिश करना छोड़ दी कि तसादुम से गुरेज किया जाए, तो फिर हमारे पास बाद में रास्ता क्या बचेगा? आप लोगों को बुलाते रहेंगे और लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा माहौल आ गया तो। लेकिन बदतरीन फस्तायत के बावजूद पंजाब निकला जी। पंजाब के बेशतर शहरों से जो फुटेजेस अब तक मुझे मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक तो जनूबी पंजाब हो, वस्ती पंजाब हो या अपर पंजाब हो, हर तरफ से लोग निकले हैं। बड़ी तादाद में निकल के लोगों ने एहतजाज किया है।
اور یہ اس لیول کا احتجاج ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ متاثر کن احتجاج ہے. اس ماحول کے اندر جب پورے پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنایا گیا ہے, اس کے باوجود لوگوں کا نکل آنا یہ بڑی بات ہے. خواتین کا اور نوجوانوں کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. جو پنجاب میں احتجاج ہوا اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو ہم نے دیکھا, مہر عبدالستار کو دیکھا, حماد حضر صاحب نکلے. قصور میں دیکھ رہا تھا بڑی اچھی ویڈیوز آ رہی تھی احتجاج کی, منڈی بہاؤالدین سے, ملتان سے. گجرات میں ایک عجیب و غریب قسم کا احتجاج ہوا, سیالکوٹ میں بھی احتجاج ہوا, فیصل آباد میں احتجاج ہوا, جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع ہیں, میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا, میاں والی میں احتجاج ہوا. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو گجرات میں ہوئی, وہاں پہ تو کھلی دہشت گردی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور پولیس کو مکمل طور پہ بے بس کر دیا گیا. گجرات کے شہریوں نے بہت سارے غبارے جو ہیں, بیلون, جو ہوا میں اڑنے والے غبارے ہوتے ہیں, ہیلیم گیس والے, وہ بہت سارے غبارے تیار کیے اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے باندھ کے ہوا میں چھوڑ دیے. اب نہ پولیس انہیں پکڑ سکتی ہے, پولیس کے بعد ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے, کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے. تو گجرات کی فضاؤں میں بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, تو جھنڈے لہرا رہے تھے. تو یہ پولیس کے لیے بڑی سبکی کا باعث بنا, اور یہ ویژول پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل بھی ہوئے ہیں. راولپنڈی کے لوگوں نے بڑا اچھا احتجاج کیا. کچھ لوگ جو ہے وہاں سے, لوگوں کی ایک اچھی تعداد جو ہے وہ سوابی کی طرف گئی, اسلام آباد سے لوگ سوابی کی طرف گئے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا اکٹھ ہوا ہے وہ سوابی میں ہوا ہے. سوابی کے اندر, یعنی اگر آج کے دن کو آپ دیکھیں تو پہلے سوابی جلسے میں بات کر لیتے ہیں, پھر آج کے دن کا انالیسس کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے. لیکن ریاست نے بہت سارے اقدامات اٹھائے. ریاست کو یہ لگتا تھا, یعنی مجھے جب آفر کیا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ 8 تاریخ تک چپ رہیں. گزشتہ سال مجھے یہ آفر لے کر جو لوگ آئے میرے پاس, میرے اپنے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا عمران بھائی آفر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 8 فروری 2024 تک چپ رہیں, 9 فروری سے آپ جو مرضی کریں. تو دھاندلی کرنے والوں کا اندازہ یہ تھا کہ 8 فروری کو کھیل ختم ہو جائے گا اور 9 فروری سے کوئی کچھ بھی کرے گا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اصل کھیل تو شروع ہوا 9 فروری سے, جب پاکستان کی عوام نے ہار ماننے سے انکار کر دیا. لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جب بھی اس نے کال دی لوگ باہر نکل آئے. تو اب 1 سال گزرنے کے بعد سچویشن یہ ہے کہ دفعہ 144 بھی لگانی پڑتی ہے, لوگوں کو گرفتار بھی کرنا پڑتا ہے, چھاپے مارنے پڑتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو آزاد کشمیر سے گرفتار کر لیا, وہاں پہ بھی احتجاج چل رہا ہے, سارا دن چلتا رہا مختلف جگہوں پہ. تو اگر آپ پلس اور مائنس کریں تو یہ پتا چلتا ہے کہ گولیاں چلانے کے باوجود, لاپتہ کرنے کے باوجود, ٹارچر کرنے کے باوجود, زبردستی حکومتیں بنانے کے باوجود یہ لوگوں نے ہار نہیں مانی, لوگ پیچھے ہٹے نہیں. یعنی نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تک ہم چلیں گے, اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے. تو لوگ ایک وقت آتی ہے, لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ان کی حکومت بن گئی ہے, دوبارہ الیکشن آئے گا تو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ لوگوں کو صبر نہیں آ رہا. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک, یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو شاید لوگوں کو صبر آ جاتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے, تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک زیادتی بھی ہو رہی ہے. تو جب آپ ان دونوں فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو صبر نہیں آ رہا اور لوگ لگاتار احتجاج کر رہے ہیں. سوابی والا جو جلسہ ہوا وہ ایک بڑا تگڑا جلسہ تھا, اور پاکستان تحریک انصاف نے سوابی کے اندر جو بڑے پاور شوز کیے ہیں ان میں سے ایک تھا. لوگوں کی بہت بڑی تعداد پہنچی ہے, تقاریر بڑی جذباتی تھی وہاں پہ. اس کے حوالے سے ہم اگلے وی لاگ میں بات کریں گے, کیونکہ یہاں پہ میرے پاس عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خط میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ میں پہلے بھی انکشاف کر دیا تھا ہم نے, کہ عمران خان صاحب کا ایک خط اور آنے والا ہے آرمی چیف کے نام, اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھتے جائیں تماشا ہوگا کیا, اور یہ وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن جو سوابی والا جلسہ ہے وہ ایک تگڑا پاور شو تھا. اس نے یہ بتایا کہ گولیاں چلنے کے باوجود لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو تحریک انصاف کی قیادت کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جو کچھ 26 نومبر کو اسلام آباد ڈی چوک میں ہوا, اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ایفرٹ بہت کم ہے. تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جن کے دروازے پہ لیڈرشپ جانے کی کوشش کرتی ہے, یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ جہاں معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کی طرف سے ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے, اور عوام کی طرف سے کبھی مایوسی نہیں ہوتی. عوام نے عمران خان کی کال پہ ہمیشہ لبیک کہا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا, اور آنے والے دنوں میں دکھائی بھی یہی دے رہا ہے, کیونکہ یہ نظام عمران خان کو بغیر ڈیل کے چھوڑے گا نہیں, اور اس نظام کی مرضی کی ڈیل کر کے عمران خان باہر آئے گا نہیں. بیچ کا رستہ جو ہے وہ اس کی گنجائش بہت کم ہے. یعنی اگر میں پرسنٹیج میں بتاؤں تو 90% امید ہے کہ بیچ کا رستہ نہیں نکلے گا. دونوں میں سے ایک فریق کو بات ماننی پڑے گی, اور اگر 10% کی امید ہے کہ بیچ کا رستہ نکل آئے گا تو وہ تو پھر ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن بیچ کا رستہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. نہ عمران خان مان رہا ہے, نہ نظام کو وارہ کھاتا ہے وہ والا عمران خان,
जो बगैर डील के बाहर आएगा। तो ऐसे में अवामी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, फैसला सड़कों के ऊपर होगा, और ये बात अब सब कह रहे हैं। तो ये आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए हौसला अफजा है कि तहरीक इंसाफ को, उनके अंदर भी ये बात हो रही थी कि कारकुनों में मायूसी है। कई जगहों पे जो लीडरशिप गई कारकुनों के पास तो लोगों ने शिकवे किए, गिले किए, उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा जी कि जो हमारे कारकुन शहीद हुए उनके बारे में क्या किया गया है, जो लापता हुए उनके बारे में क्या किया गया है। तो लोग सवालात उठाते हैं ना, मुख्तलिफ जगह पे बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान ने बुलाया तो लोग दोबारा निकल कर आ गए। तो पब्लिक ने मायूस नहीं किया एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अगर दोबारा ये अपना मोमेंटम बनाते हैं तो क्या बन पाएगा? तो आज के दिन की असेसमेंट ये कहती है कि बन जाएगा। तहरीक कभी भी एक दिन में चलती नहीं है कि आप अनाउंस करें फलां तारीख से तहरीक शुरू हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। ये एक मोमेंटम होता है। ये एक जलसा हो गया, इसके बाद एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर पंजाब में कोशिश करेंगे, फिर इस्लामाबाद में कोशिश करेंगे, फिर एक और जलसा होगा। तो जब तवातर के साथ जलसे होते जाएंगे तो 5, 6, 7 जलसों के अंदर एक मोमेंटम बन जाता है तहरीक का। जैसे आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अगस्त में शुरू किया था जलसों का सिलसिला, तो मोमेंटम जाके बना था अक्टूबर में, यानी 2 महीने लगे थे, पूरा एक मोमेंटम तैयार हो गया था। अगर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले को शुरू कर देती है, 8 फरवरी है आज के दिन में, तो ये आप समझ लें कि मार्च के एंड या अप्रैल के मिड में कहीं जाके ये तहरीक अपने उरूज पे पहुंच सकती है, अगर तो इसको एक तहरीक बनना है। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अब क्लेम कर रहे हैं, जिस किस्म का दबाव आ रहा है, देखें अमेरिका में बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां पे पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने मामला रखा जाएगा उनके करीबी साथियों की जानिब से। जो विल्सन जो है वो आम आदमी नहीं है, ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उनका मेंबर है। उनमें एक कमेटी वो है जो ये फैसला करती है कि फौजी इमदाद किन मुल्कों को दी जाएगी और किन वजूहात पे दी जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर से भी, और भी दीगर कमेटियों के अंदर वो है। तो इसमें हम ये, यानी वो आम आदमी नहीं है, वो अब आवाज उठा रहा है, वो ये कहता है कि मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा। रिचर्ड ग्रेनल का पॉइंट ऑफ व्यू आपने पहले सुना है, और बहुत सारे दीगर अमेरिकन जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते में है। तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये मामला दबाव का बढ़ेगा, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि बरतानिया से और यूरोप से। अब जिस किस्म का एहतजाज पूरी दुनिया में हुआ है वो मैं आपको अगले वीलॉग में रिपोर्ट करूंगा, लेकिन इस एहतजाज की आलमी कवरेज क्या हुई है ये भी हम नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे, ताकि तमाम खबरें और मनाजिर हमारे पास आ जाएं। अब जरा इमरान खान साहब का लेटर आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने एक नया खत लिखा है आर्मी चीफ को। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि खान साहब खत लिखने जा रहे हैं, और ये सिलसिला भी रुकना कोई नहीं है, ये दूसरा खत है। अब जरा खत आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखा, ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क का सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़म्मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 नकात की निशानदेही की है, अगर इन पर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नकात की हमायत करेगी। अवामी राय वैसे हम ले लेते हैं, मैं एक ट्वीट कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 6 नकात लिखे हैं क्या आप उसके हक़ में हैं, एक ट्वीट करके देखते हैं लोग क्या राय देते हैं, बहरहाल पता चल जाएगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी एजेंसीज के ज़रिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, ये पहली चीज़ बताई थी उन्होंने। अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, ये दूसरी चीज़ बताई थी उन्होंने। जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, तीसरा। चौथा, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत की तबाही। पांचवा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरू कर रहा है बल्कि अवाम और फौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। ये आखिरी चटा था। अब इमरान खान साहब आगे अपने जो नए लेटर के अंदर लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, मैं वजह आपको बाद में बताऊंगा कि ये लेटर ऐसे क्यों आया। वो कहते हैं जी फौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें
पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा हुआ कर्नल है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन और कानून की, जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडयाला जेल के फर्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया और धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल के मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया है। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में बंद रखा गया। मेरे बेटों की पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वादे अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक़ की पामालियों और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहिबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई। जो लोग कहते थे ना 26 नवंबर का जिक्र नहीं आया, एलो आ गया जी हूँ। अब उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनों पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हज़ारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। एजेंसीज के दबाव पर हमारे 2,000 से जायद वर्कर्स, सपोर्टर्स और पार्टी लीडर्स की जमानत की दरखास्तें अब तक हाई कोर्ट के जजेस इल्तवा में रखकर बैठे हुए हैं। जैसा सलूक पिछले 3 साल में हमारी खवातीन के साथ किया गया, वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तारीख में कभी सियासतदानों की घरेलू खवातीन को इस तरह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। इससे जाहिर होता है कि हमारी इखलाकियात किस कदर पस्ती पर हैं। बुजुर्ग खवातीन और जवान बच्चियों को जेलों में रखा गया। मेरी अहलिया डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो 75 साल की कैंसर की मरीजा हैं, मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्र 65 साल से जायद है, उन समेत सैकड़ों खवातीन को बेजा पाबंद सलासल रखा गया और इनकी हया का तकद्दुस पामाल किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। हमारे दीन का हुक्म तो यह है कि जंगी हालात में भी दुश्मन की औरतों और बच्चों से भी बदसलूकी ना की जाए और यहाँ अपनी हम वतन माओ बहनों बेटियों का लिहाज नहीं रखा जा रहा। ये सब हमारी रवायात के मुनाफी है और इसकी वजह से अवाम में फ़ौज के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई है, जिसका सद्देबाब बर वक्त हो जाए तो ये फ़ौज और मुल्क दोनों के हक में बेहतर है, वरना इस सब से नाकाबिल तलाफी खसारा उठाना पड़ सकता है। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का करियर तबाह हो रहा है। चंद अफराद की ख्वाहिशात पर अवामी मैंडेट की तौहीन करके ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी गई है, जिसकी बदौलत मईशत का बुरा हाल है और सरमायाकार और हुनरमंद अफराद मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाए। माशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है।
मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी उरूज पर है। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और उनके गैर कानूनी इकदाम की बदौलत अवाम में फौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है। ये सब फौज के हलफ की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की फौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज फौजें करती हैं जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई है, इस बढ़ती हुई खलीज को कम करने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फौज का अपनी आइनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा, वरना ये बढ़ती हुई खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। चलें अगले वीलॉग में आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब ने ये खत क्यों लिखा और इसके बाद कौन सा खत आ रहा है और ये सिलसिला कैसे रुकेगा और इस सिलसिले की वजह क्या है। ये चीज़ें आपको बताता हूं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।